नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख न्यायिक निर्णय हैं उन पर बात करेंगे। और ये सारे प्रमुख निर्णय आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और प्रतियोगी परीक्षा जो भी जुडिशरी से संबंधित हैं या एलएलएम एंट्रेंस है या पीएचडी एंट्रेंस है, वहाँ पे आप सभी को जितने भी आपको केस लॉ मैं बताऊंगा यहाँ पर सारे केस लॉ हम टॉपिक वाइज बताएंगे। और टॉपिक वाइज के साथ मैं एआईआर के साथ आप सभी को केस बताऊंगा, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सीरियल नंबर आपसे पूछा जाता है कि किस टॉपिक पे जो भी केस की श्रृंखला है उस श्रृंखला का सीरियल नंबर क्या है, उसको अरेंज करने के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जितने भी भारतीय संविधान के लैंडमार्क केस हैं वो सारे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आप सभी एक काम जो करते हैं, मैंने सारी वीडियो को देखा है कि आप करते क्या हैं कि वीडियो को आप तेज़ी के साथ देखते हैं या थोड़ी देखेंगे उसके बाद बंद कर देंगे। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कंटेंट आपको देता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए उपयोगी है। और इसको आप अगर एक बार भी सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आप अपनी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो न्यायिक हो या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ पे 100% सफल होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखा करें, और जिससे कि आपको भी पता चलेगा एक बार जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे कि हम सर से पढ़े तो उसमें हमारा कितना फ़ायदा हुआ। नहीं तो आप देख नहीं सकते हैं इस बात का। जब आप पढ़ेंगे तभी आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको लगे कि हाँ, वास्तव में हमारे सर ने हमें ऐसा पढ़ाया था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आप सभी की स्क्रीन पे है कि बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ता आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपका कोई भी लक्ष्य हो, जहाँ भी आपको पहुँचना है, पहुँचने के लिए आपको चाहिए कि आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। और आप जिस मंजिल पे आप पहुँचना चाहते हैं, जिस रास्ते पे आपको जाना है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। केवल आपको करना क्या है कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलिए, रास्ता अपने आप खुलता चले जाएगा, दिखता चला जाएगा, और उस मंजिल पे आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में मोटिवेशन आपको बनाए रखना है। और आगे जो भी कठिनाइयाँ होंगी, अगर आपने मंजिल अपने दिलो दिमाग में ठान ली है कि ये मेरी मंजिल है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ईश्वर भी आपको रास्ता दिखाएगी। बस ज़रूरत है आपको बस अपने मंजिल पर अपनी निगाहें गड़ाकर उस तरफ बढ़ते रहने का। तो दोस्तों, हम केस लॉ पे बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका से बहुत सारे केस पूछे जाते हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण केस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका पर जो प्रमुख पहला केस है वो है बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस 1960 का ये केस है। और इस केस में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? उद्देशिका संविधान का पार्ट या हिस्सा नहीं है, ये बात कही गई थी बेरूबारी मामले में। और ये जो मामला है ये उद्देशिका पर प्रथम मामला था जो ये कहता था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है या नहीं। क्योंकि प्रारंभ में विवाद इस बात पर था कि जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो क्या संविधान का हिस्सा है या नहीं है। इस पर पहला केस जो आया था वो बेरूबारी यूनियन केस के मामले में 1960 में यह बता दिया गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला केस जो हमारा है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती के केस में बताया गया था जो मामला, जो बातें उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी में कहा उसको पलटकर इस केस में बताया गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। ये आपका फिर अगला जो हमारा केस है वो है LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का।
1995 का ये केस है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर माना कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्यायालय द्वारा इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि दो मामले जो थे उनमें कहा गया कि संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की क्या है, एक तरीके से वो हिस्सा है। लेकिन जो बेरूबारी का जो प्रथम मामला था उसमें बताया गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। जो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का है, इसमें एक कदम आगे बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में न्यायालय द्वारा सीधे इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता है उद्देशिका को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी न्यायालय आपके हैं, इनके द्वारा जो उद्देशिका है वो सीधे रूप से क्या है लागू नहीं किया जा सकता है। ये रहे आपके महत्वपूर्ण केस जो उद्देशिका से थे और इन सभी का AIR आपको तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे संविधान की मूल विशेषताओं पर। संविधान की मूल विशेषताओं से भी आप सभी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में जो प्रमुख वाद है वही हमारा वाद है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है वो है केशवन एंड भारती केस 1973 का। 1973 के केशवन एंड भारती वाद में क्या कहा गया था? संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में कहा गया था इस मामले में कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है संविधान की मूल विशेषताओं के अधीन है। यानी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है। जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है विधायिका के पास, वो क्या है, वो जो मूलभूत ढांचा है उसके अधीन है, उसके अपर नहीं है। यानी कि जो भी संशोधन विधायिका करेगी, संसद करेगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर को भारतीय संविधान की नहीं बदल सकती है, उसके अधीन होकर ही वो काम करेगी। फिर अगला जो बात हम करेंगे वामन राव का केस है। वामन राय का केस 1981 का है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को दोहराया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के जो सिद्धांत को दोहराया था वामन राव के केस में। इस मामले में मामले में कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के पूर्व के मामले में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का रूल है और जो ये केस है ये जो भूमि सुधार विधियों से संबंधित है और जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 9 है उससे भी ये चीज़ें को रिलेट करती हैं। फिर अगला जो हमारा जो केस है वो है IR कोयलो केस 2007 का है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से कोई जो है व्यापक छूट नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो नवी अनुसूची है उस नवी अनुसूची में जो भी विषय हैं उस पर जो प्रारंभ में ये था कि उस पर जो भी कानून बनाकर अगर नवी अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता था। तो इस केस के बाद ये बता दिया गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से कोई व्यापक छूट नहीं दी गई। तो इस तरीके से जो संविधान की मूल विशेषताएं हैं, मूल विशेषताओं पे आपने देखा कि 3 केस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो केशवानंद भारती केस 1973 का, दूसरा केस था वामन राव का 1981 का, और जो है IR सीलो का केस जो है वो भी 2007 का है। ये हमारी संविधान की मूल विशेषताओं से महत्वपूर्ण केस था। तो दोस्तों मैं जो AIR बोलता हूँ ये इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ जिससे कि जो UGC नेट की परीक्षा है, LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा है और PhD एंट्रेंस में भी ये AIR को आपको सीरियल नंबर मिलाने को आ जाता है। कुछ 4-5 केस आपको दे दिए जाएंगे और उसको अरेंज करने को बोला जाएगा कि ईयर वाइज इसको अरेंज करिए, तो वहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। बहुत सी एक केस हमने लाया है और उस केस के छोटे से साइटेशन को आप लाया। पहले हमारा उद्देश्य है कि आपको कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस है टॉपिक से संबंधित है वो आपको पहले परिचय कराऊं और किससे संबंधित है मुख्य रूप से वो केस, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो अगला जो हमारा है फंडामेंटल राइट से संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला केस है जो हमारी मूल अधिकारों से संबंधित है वो है शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद का जो केस है वो 1951 का केस है और इस महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद
368 के तहत संशोधन करने की शक्ति जो है, संसद की शक्ति जो है, वो संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। यानी कि कहते हैं इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि जो संशोधन करने के जो शक्ति है अनुच्छेद 368 में, वो संसद की शक्ति में संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटीकृत मूल अधिकार हैं, उनमें संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ये बात कही गई पहली बार शंकरी प्रसाद के केस में, और ये शंकरी प्रसाद का केस है, ये 1951 का केस है। यानी कि आपका जो 1951 का भारतीय संविधान का पहला संशोधन भी है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा संविधान है 1950 में लागू हो गया था, और इस पर प्रथम केस जो है शंकरी प्रसाद का वाद है। दूसरा हमारा केस है सज्जन सिंह का केस है, जो 1965 का केस है। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी दो केस आपका शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद का जो केस है 1951 का है, और सज्जन सिंह का जो आपका प्रमुख केस है वो 1965 का है। इन दोनों मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये दोनों केस में कहा कि जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। और सज्जन सिंह में एक और कदम आगे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। फिर अगला हमारा मामला आता है इसी क्रम में गोलकनाथ केस। गोलकनाथ का जो मामला है वो है 1967 का। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो बात कही गई थी, उसके उलट इस केस में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि जो संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 में संसद के पास, वो जो शक्ति है वो क्या है, मूल अधिकारों में संशोधन करने की नहीं है। और इसी वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि जो अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की शक्ति है, वो शक्ति वहाँ पर ना होकर केवल प्रक्रिया बताई गई है, और संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है या पावर है जो भी, वो अनुच्छेद 245 में है। ये भी बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के वाद में बताया। और ये बताया, और अगली बात इस केस में बताया कि संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 302 के दायरे में कानून है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द को बताया गया है, विधि शब्द के अंतर्गत 8 शब्दों को बताया गया है। 8 शब्दों में संविधान संशोधन को विधि नहीं वहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए भी, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि संविधान पूर्व विधियाँ और संविधान पश्चात विधियाँ इस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट को छीनती हैं। यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को छीनती हो या न्यून करती हो या कम करती हो, तो उस तरीके की वो विधि नहीं बना सकती। तो विधि शब्द को परिभाषित करते हुए उसी क्रम में वहाँ पे जो शब्दों को बताया गया है, वहाँ पर जो है 8 शब्द बताए गए, लेकिन उसमें संविधान संशोधन विधि शब्द नहीं बताया गया। इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए माननीय उच्चतम जो हमारी संसद है, उसने क्या किया कि संशोधन को विधि शब्द से बाहर बताया, और उसके आधार पर वो फंडामेंटल राइट में हमेशा क्या करना चाहा, संशोधन करना चाहा, या उसको कम करना चाहा या ख़त्म करने का भी काम किया। तो उसको इंटरप्रेट करते हुए गोलकनाथ के केस में ये बात कही गई कि जो संविधान संशोधन है वो विधि शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से क्या कहा गया इस केस में कि उच्चतम न्यायालय जो है संसद की जो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और जो अनुच्छेद 13(2) में जो बात विधि शब्द में कहा गया वो संशोधन भी आता है। तो अभी तक आपने देखा था कि शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह दोनों में कहा गया था कि जो संसद के पास संशोधन की शक्ति है वो फंडामेंटल राइट में भी कर सकता है और संविधान के किसी भी भाग में कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ के केस में इन दोनों केसों के मामले को पलटकर ये बात कही गई कि जो है संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
अगला हमारा जो मामला है केशवानंद भारती केस, 1973 का ये केस है। ये केस भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख केस है और ये ज़्यादातर मामलों को डिसाइड करने वाला केस है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि उसे संविधान के मूल ढांचे या संरचना में परिवर्तन न हो। यानी कि इस केस के माध्यम से ये क्लियर कर दिया गया कि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद में है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट में करे या संविधान की किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकती है, लेकिन वो केवल और केवल क्या नहीं कर सकती है, वो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इस वाद के माध्यम से ही प्रथम बार जो भारतीय संविधान में जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है, उस पर एक तरीके से क्या किया गया, एक तरीके से एक रूल बना दिया गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके से क्या नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से हमारा जो अगला जो बात हम करेंगे वो समानता के अधिकार पे करेंगे, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें दिया गया है और इससे संबंधित जितने भी केस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे हम समानता के अधिकार पर आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार की बात की गई है और इंदिरा साहनी केस जो मंडल केस के नाम से प्रसिद्ध है, 1992 का ये केस है। और 1992 के केस में जो बताया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण अस्वीकार कर दिया था तथा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान करने वाले कार्यालय ज्ञापन की संवैधानिक वैधता को कुछ शर्तों के साथ सुरक्षित रखा था। वो अनुच्छेद जो है 16(4) में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान जात के आधार पर की जा सकती है, न कि केवल आर्थिक आधार पर। ये भी बात इंदिरा साहनी केस में बताया गया था, जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। 1992 का केस है। अगला हमारा केस है एम नागराजन बनाम भारत संघ का केस, 2006 का ये केस है। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारी बातें कही। देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के राज्य के निर्णय को वैध ठहराया, लेकिन निर्देश दिया कि राज्य को निम्नलिखित 3 मापदंडों का पर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पहला मापदंड था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समूह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। अनुभव जन्य जानकारी या आंकड़ों की उपलब्धता, यानी उस सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े या जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जिसके लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगली बात कहते हैं दक्षता पर प्रभाव, यानी पदोन्नति पर आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होती है। ये बातें कही। तो एम नागराजन का जो केस है उसमें इन बातों को बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और कई बार मैंने ये देखा है पेपर सॉल्व करते हुए कि इस केस का AIR आपसे पूछा जाता है। अगला जो केस है राम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ 2015 का केस है। OBC आरक्षण का ये मामला है, संबंधित ये केस है। इस मामले में राम सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि जाति पिछड़ेपन के आसान निर्धारण के लिए एक प्रमुख और विशिष्ट कारक हो सकती है, लेकिन आरक्षण के लिए सबसे अधिक योग्य सामाजिक समूहों का निर्धारण जो आवश्यक रूप से निरंतर विकास का विषय होना चाहिए। न्यायालय ने ये भी कहा कि पिछड़ेपन की जाति केंद्रित परिभाषा से आगे बढ़कर नई प्रथाओं, विधियों और मापदंडों को लगातार विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि ये केस पिछड़ेपन की जाति के जो केंद्रित परिभाषा से आगे बढ़ने की बात करता है और पिछड़ेपन के जो निर्धारण के लिए इन्होंने बताया कि विशिष्ट कारक क्या होने चाहिए, उस संबंधित में ये बात करता है। अगला हमारा केस है राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ 2016 का केस है। इस केस में कहा गया था कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ का जो केस है ये किससे संबंधित है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में
आरक्षण को अस्वीकृत करने वाले भारत सरकार के निर्देश को अवैध माना और कहा कि जहां भी पदों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है वहां सीधी भर्ती के साथ पदोन्नत में 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये बात कही गई राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ 2016 के केस में। अगला हमारा केस है जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदोन्नत में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने माना कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले वर्ग को बाहर करने के दायरे में SC/ST भी शामिल हैं, इसलिए राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को पदोन्नत में आरक्षण नहीं दे सकता है जो अपने समुदाय की क्रीमी लेयर से संबंधित है। यानी इस केस में जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले वर्ग को बाहर करने के दायरे में SC/ST को भी शामिल है, ये बात कही गई। और कहा गया कि इस राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को पदोन्नत में आरक्षण नहीं दे सकता जो अपने समुदाय की क्रीमी लेयर से संबंधित है। अगर अपने समुदाय के क्रीमी लेयर से संबंधित है तो वो वहाँ पे आरक्षण नहीं दे सकती। ये भी बात किसमें कहा गया, ये बात कही गई जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में। अगला हमारा केस है, मामला है, वो है पंजाब राज बनाम दविंदर सिंह। 2020 का ये मामला है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य कमज़ोर लोगों में से भी सबसे कमज़ोर लोगों को वरीयता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची में उप वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी ये उच्चतम न्यायालय इसमें कहना चाह रहा है कि जो राज्य कमज़ोर लोगों से भी सबसे कमज़ोर लोगों को वरीयता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को केंद्रीय सूची में उप वर्गीकरण कर सकता है। यानी जो कमज़ोर हैं और उस कमज़ोर वर्ग में भी दो वर्ग बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या कम कमज़ोर हैं, तो इसलिए उप वर्ग राज्य क्या कर सकता है, बना सकता है। फिर बात कही गई थी कि केंद्रीय सूची में उप वर्गीकरण करना, उसमें छेड़छाड़ नहीं है, किसी भी जाति को सूची से बाहर नहीं रखा जा गया है। नागरिकों को हमेशा के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता है। जो लोग पूर्व में उसके अंतर्गत शामिल है उन्हें क्रीमी लेयर की तरह बाहर रखा जा सकता है। यानी कि किसी भी जाति को अगर आज SC/ST में कोई ऐसा वर्ग है जिसको कुछ दिन पहले क्या माना गया था, कमज़ोर वर्ग, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पूरी जीवन वो कमज़ोर वर्ग ही रहेगा या पूरी जब तक ये हमारा संविधान रहेगा तब तक वो रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको क्रीमी लेयर की तरह बाहर रखा जा सकता है। ये बात कहा था पंजाब राज बनाम दविंदर सिंह के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने। अगला हमारा केस है मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, 2020 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य नियुक्तियों और पदोन्नत में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है तथा पदोन्नत में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है। यानी कि ये बात कहना चाह रहा है कि क्या पदोन्नत में आरक्षण मूल अधिकार है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने साफ कह दिया कि राज्य नियुक्तियों और पदोन्नत में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है तथा पदोन्नत में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है। ये बात कहा गया, ये बात कही माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में। और इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद जो है 4(1) केवल समर्थनकारी प्रावधान है, ये भी बात कही गई। यानी कि आपको ये अगर क्वेश्चन बन के आता है कि किस केस में अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)(a) केवल समर्थनकारी प्रावधान है, किस वाद में कहा गया, किस प्रमुख मामले में कहा गया, तो आप सभी को वहाँ पे टिक करना होगा कि मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020 के केस में ऐसा कहा गया। फिर अगला हमारा जो केस है वो है जनहित अभियान बनाम भारत संघ। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 का मामला है। इस मामले में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है, ये बात कही गई। यानी कि जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के केस में 103वें संविधान संशोधन 2019 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कोटा, समानता या संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है, ये बात कही गई इस वाद में। और कहा गया कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी
तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य वंचित समूह भी शामिल है। इंदिरा साहनी के जो मामले थे, आरक्षण की जो निर्धारित सीमा 50% की अधिकतम सीमा अनुचित नहीं है और 50% का नियम केवल विशिष्ट समुदायों पर लागू होती है, सामान्य वर्ग पे नहीं होता। यानी जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के मामले में ये बात क्लियर कर दिया गया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS कोटा है वो समानता या संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं करता। जो EWS का जो कोटे के तहत जो अनरिजर्व कैटेगरी को जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है। और ये भी बात करता है कि इंदिरा साहनी में जो 50% की अधिकतम सीमा वो अनुचित नहीं है और 50% का नियम केवल विशिष्ट समुदाय पर लागू होता है, सामान्य वर्ग पर नहीं लागू होता। ये बात कही गई जनहित अभियान बनाम भारत संघ के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऐसे भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप कभी समाज में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा जो है वो मामला है नीट प्रवेश में OBC कोटे की वैधता पर। इस केस में, इस मामले में कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि आरक्षण योग्यता के प्रतिकूल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा किसी भी व्यक्ति को योग्यता जीवन के अनुभवों और सांस्कृतिक और सामाजिक बाध्यताओं को पार करने के उसके संघर्ष का योग है। फिर अगला हमारा मामला है, अगली हमारी जो बात है, कुछ चीज़ें जो इस आर्टिकल से जुड़ी हुई है। तो सरकारी सहायता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये बात कहा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर किया कि यदि सरकार वापस लेने का नीतिगत निर्णय लेती है तो कोई भी संस्था अधिकार के मामले के रूप में इस निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकती है, चाहे वो बहुसंख्यक द्वारा संचालित संस्था हो या अल्पसंख्यक द्वारा। किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा सहायता अनुदान के उचित उपयोग के लिए सभी जो शर्तें लागू की जा सकती हैं, ये बात कही गई। फिर हम बात करेंगे क्रीमी लेयर तय करने का मापदंड क्या है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को बाहर करने का आधार मापदंड सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता है, ये बात भी कहा था। अविवाहित महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, इसके बारे में हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले का संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और गर्भ का जो चिकित्सीय समापन अधिनियम है वो 2021 में संशोधन पर विचार करने में विफल रहा है। और न्यायालय ने कहा कि जो आपका MTP अधिनियम की धारा 3 के तहत विवाहित महिला के स्थान पर कोई भी महिला शब्द और पति के स्थान पर सभी शब्द रखा गया है, विवाहित अविवाहित महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात समापन को बनाए रखने के लिए है। और न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि जो MTP नियमों के अंतर्गत बलात्कार में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है, यानी बलात्कार के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार शामिल है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को गर्भपात संबंधित मामले के अधिकार में ये बात कही। अगली हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पे। अभी हमने बात की है आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी समानता के अधिकार पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हैं जो वो सारी मैंने आपसे बात कर ली। अगला हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो आर्टिकल 19 से 22 तक के बात की जाती है। दोस्तों आप सभी को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, इतने सारे केस और इतने सारे केस के छोटे छोटे फैक्ट आप सभी को जो परीक्षा में आपको जो है सफलता ज़रूर दिलाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक हम लोग देखते हैं आगे। तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है और यह स्वतंत्रता प्रसार की स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है। न्यायालय ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। श्रेया सिंघल मामले में इस निर्णय को पुनः उद्धृत किया गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये हमारा केस जो था रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। अगला हमारा केस है MK रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ 2024 का मामला है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 को भी क्या द्वारा मान्यता दी जा सकती है, ये बात कही गई। फिर अगला जो हमारा मामला है वो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस है वो 1978 का है और ये बहुत बार केस जो है यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। इस केस में क्या बात की गई है? इस केस में कहा गया है कि वाक्य और अव्यक्त की स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वही प्रभाव होगा जो विधि की सम्यक प्रक्रिया का है, यानी कि एस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बात की गई है वो क्या है, उसके बारे में बात की गई है इस जो है केस में। और इस केस में कहा गया है कि दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून को न केवल अनुच्छेद 21 की कसौटी पर खरा उतरना होगा बल्कि उसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 की कसौटी पे भी खरा उतरना होगा। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो उसके साथ उस व्यक्ति को वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर भी खरा उतरना होगा। ये बात कही गई मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में। अगला हमारा केस है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो 1980 का मामला है और इस मामले में क्या कहा गया ये देखते हैं दोस्तों। तो इस मामले में क्या कहा गया? इस मामले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के लिए जो दुर्लभ मामलों में दुर्लभतम यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस का सिद्धांत विकसित किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस किस मामले में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था ये किस केस में? ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में प्रतिपादित किया गया था। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये बात आपको याद रखना है। और ये केस बहुत बार इंडियन पैनल कोर्ट में और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है वहाँ पे भी ये पूछा गया है। अगला हमारा जो केस है एशियाड वर्कर्स केस के नाम से जाना जाता है, 1982 का केस है। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक पर किसी अन्य व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है तो उसके द्वारा प्रदान किया गया श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद जो है 23 के तहत जो है बलाश्रम शब्द के दायरे में आता है। यानी कि एशियाड वर्कर्स केस 1982 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 23 से संबंधित है और बलाश्रम शब्द के दायरे के अंतर्गत आता है। क्या आता है कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक पर किसी अन्य व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है तो उसके द्वारा प्रदान किया गया श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बलाश्रम शब्द के दायरे में आता है। तो ये केस किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 23 से संबंधित है और इस केस का नाम है एशियाड वर्कर्स केस 1982, जो बात करता है अगर कोई भी व्यक्ति है जो न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक पर किसी को सेवा प्रदान करता है तो वो बलाश्रम माना जाएगा। ये बात इस केस में कही गई। अगली बात हम आप सभी के जो अगला केस हमारा है जो है माछी सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1983 का मामला है। इस केस को हम लोग देखते हैं। इस मामले में क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा ये हम सभी देखते हैं। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में जब समुदाय की सामूहिक आत्मरक्षा इतनी आहत हो जाए कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र में जो है धारकों से मृत्यु देने की अपेक्षा करने लगे तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। क्या बताया गया इस केस में? इस केस में क्या कहा गया कि दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले में जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा इतनी आहत हो जाए कि न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मृत्युदंड की अपेक्षा करने लगे तो मृत्युदंड दिया जा सके। ये किस मामले में कहा गया? ये कहा गया माछी सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में कहा गया। अगला हमारा केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 का। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 का मामला है। इस मामले में कहा गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें अभिमत रखने की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी अपना पक्ष अपनी बात रखने का भी मामला शामिल है। किसमें? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। और ये किस केस में कहा गया? ये एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 के मामले में कहा गया। अगला हमारा जो मामला है वो मामला है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का मामला है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा गया दोस्तों, ये हम देखते हैं। इस केस में न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा प्राप्त दोषी की दया याचिका खारिज करने में राष्ट्रपति द्वारा किया गया अनावश्यक विलंब यातना के समान माना गया और राष्ट्रपति द्वारा किया गया ऐसा अत्यधिक और अस्पष्ट विलंब अपने आप में दोषी को सजा में छूट का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त था। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन था। यानी कि जो शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का मामला है, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राष्ट्रपति द्वारा जब दया याचिका के लिए हम कोई वहाँ पे जाते हैं और राष्ट्रपति उसमें कोई अस्पष्ट कारण के बिना अगर वो उस दया याचिका पर सुनवाई करने के लिए विलंब करता है तो ये आधार प्रदान करता है उस व्यक्ति को कि जो दोषी व्यक्ति जो सज़ा प्राप्त कर रहा है उसको क्या है, छूट का हकदार हो जाता है और ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो ये मामला हमारा किससे संबंधित था, ये राष्ट्रपति की दया याचिका से संबंधित था और ये जीवन के अधिकार के उल्लंघन से मामला संबंधित था। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का मामला। दोस्तों मैं जितने भी केस आपको एक एक टॉपिक पे जो बातें बता रहा हूँ ऐसे ही आपसे क्वेश्चन वहाँ पे बनेगा और आप सभी को ईमानदारी से इस वीडियो को पढ़िए, 2-2, 3-3 बार सुनिए और उसके साथ अगर आपको लगे कि ये केस की हमको PDF चाहिए तो आप सब हमारी टेलीग्राम चैनल जो है साईं ला ग्रुप पे जाकर इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा जो केस है दोस्तों वो है अमित साहनी बनाम पीपुल आयुक्त एवं अन्य 2020 का केस है। बहुत महत्वपूर्ण केस है, लेटेस्ट केस है। आपसे ये उत्तराखंड जुडिशरी जैसी परीक्षाओं में या आगामी हमारी जो जुडिशरी की परीक्षाएं यूपी की होने वाली है, बिहार की होने वाली, वहाँ पे भी ये केस पूछा जा सकता है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा हम सभी देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चित काल तक कब्जा अस्वीकार है और प्रशासन को इस क्षेत्र को अतिक्रमण या अवरोधों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जो ये केस है, इस केस में क्या कहा गया जो है तो अमित साहनी बनाम पीपुल आयुक्त एवं अन्य बनाम 2022 के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी जो सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चित काल तक कब्जा किए हुए हैं ये एक तरीके से अस्वीकार है और प्रशासन को इस क्षेत्र को अतिक्रमण या अवरोधों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस निर्णय में कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा लेकिन स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। यानी कि आपका जो अधिकार है कि शांतिपूर्ण आप विरोध करिए, आर्टिकल 19 में जो आपको अधिकार मिला है, लेकिन इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि कोई सार्वजनिक स्थान को आप अनिश्चित काल के लिए कब्जा बनाकर विरोध करें। ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा और कहा कि प्रशासन को उस जो अनिश्चित काल तक जो कब्जा बनाए हैं उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई कि इस किस केस में कहा गया। आप सभी ने शाहीन बाग मामले का जो धरना है सभी लोग आप जानते होंगे, लेकिन ये किस केस से संबंधित है ये आप सभी को आज शायद हो सकता है पहली बार जानकारी मिली हो कि अमित साहनी बनाम पीपुल आयुक्त एवं अन्य का केस 2020 का है, उस मामले में ये बात कही गई। अगला हमारा केस क्या है वो हम सभी देखते हैं। अगला हमारा मामला है मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ का केस है जो 2018 का केस है। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था कि यह मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित है। यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ का जो मामला है ये मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र और असहमत साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन असहमत व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही होना चाहिए। यानी कि कहते हैं कि लोकतंत्र और विरोध या लोकतंत्र से असहमति ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपने लोकतंत्र की सरकार जो उस समय है उससे अगर असहमति है तो वो व्यक्त करने के लिए जो विरोध करने का जो स्थान होना चाहिए वो निर्दिष्ट होना चाहिए, यानी कि वो एक तरीके से निश्चित होना चाहिए। ये बात कही गई थी मजदूर किसान
शक्ति संगठन बनाम भारत संघ 2018 के केस में। अगला हमारा मामला है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। ये केस कई बार परीक्षा में पूछा जा सका है, लेटेस्ट केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ये हम सभी देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जो है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 के केस में कहा कि इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया, यानी कि इंटरनेट तक के पहुंच के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित किया था, वो किया था अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। और इसमें आगे क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने, कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने इंटर तक पहुंच के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने से अनुच्छेद 19(6) द्वारा संरक्षित व्यापार और पेशी की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित होती है। यानी व्यापार और पेशी की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) जो है 6 में जो दी गई है वो भी प्रतिबंधित होती है अगर आप इंटरनेट को किसी भी एरिया का बंद कर देते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट भी है 19(1) के तहत, और 19(6) के तहत जो व्यापार और हमारी व्यापार की स्वतंत्रता की बात की गई, पेशे की स्वतंत्रता की बात की गई, उस पर भी किसी न किसी तरीके से रोक है। यानी कि जब भी तो इस तरीके से अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के केस में ये अधिकार आप सभी को प्राप्त हुआ। और ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है कि आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, कभी कोई मामला छोटा सा हुआ, सरकार ने क्या किया, आपके एरिया का पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत। फिर अगली हम बात करेंगे MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है 1986 का। ये केस जो है आपको इन्वायरमेंटल लॉ में भी देखने को मिलेगा। और ये जो केस है आपका जो है एक तरीके से आप जब पाएंगे कि हमारा जो अपकृत्य विधि है वहाँ पे भी इस केस को देखेंगे। तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है 1996 का केस है। इस मामले में क्या है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बच्चों को माचिस और पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। जो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 24 जो प्रतिषेध करता है कि 16 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों और वहाँ पे काम करने से मना किया गया है, तो उसी मामले से संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बच्चों को माचिस और पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत, यहाँ पे जो लिखा है आप सभी पढ़ पा रहे हो कि सख्त दायित्व का सिद्धांत, यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत को अपर्याप्त पाया और उसके स्थान पर पूर्ण दायित्व का एब्सोल्यूट राइट का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किस बात में, तो MC मेहता बनाम भारत संघ के केस में। ये भी आप सभी को याद करके जाना। ये 101% केस आपको कहीं ना कहीं UGC नेट की परीक्षा में मिल ही जाएगा। अगली बात हम करेंगे गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वेश्याओं के बच्चों को अवसर, सम्मान, देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास की समानता का अधिकार है ताकि वो बिना किसी भेदभाव के सामाजिक जीवन की मुख्य धारा का हिस्सा बने। यानी कि गौरव जैन बनाम भारत संघ का केस है। इस मामले में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा वो वेश्याओं के बच्चों के आवास, समान अवसर, देखरेख और संरक्षण के बारे में बात की और उनका वो फंडामेंटल अधिकार बताया और कहा कि किसी भी प्रकार से भेदभाव के कारण वो सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग हो जा रहे हैं, तो इनका भी जो है संरक्षण की बात कही। अगला हमारा जो केस है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ये जाएंगे आप UGC नेट का पेपर आप उठा लीजिए 2009 से लेकर 2024 तक कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का मामला। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ये हम सभी देखते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या बात की, ये बात की उच्चतम न्यायालय ने कि शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकारों के समान है। शिक्षा का अधिकार सीधे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से संबंधित है। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिले के लिए प्रतिफल के रूप में जो है कैपिटेशन फीस लेना पूरी तरह से अवैध है और इसी
प्रकार अनुमति नहीं दी जाए। तो मोहिनी जैन का केस जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। और उसी के साथ जो है उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का केस है। इन दोनों केसों का सीरियल नंबर आपको याद रखना है कि मोहिनी जैन का केस, फिर उसके बाद उन्नीकृष्णन जेपी का केस आया। और उन्नीकृष्णन के मामले में क्या बताया गया आप सभी देखते हैं कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट पहली बार जो माना गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। तो किस केस में माना गया था, ये उन्नीकृष्णन के बाद में बताया गया था और 1993 का ये केस है। और इस मामले में कहा गया था कि देश के प्रत्येक बच्चे नागरिक को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगा। और इसी के द्वारा जो संविधान में 46वें संविधान 86 यानी 46वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 21A के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट जो है हमें शिक्षा के अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। और यहाँ पे जो 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और इसी के सपोर्ट में 2009 में एक अधिनियम भी इससे संबंधित आया। तो ये बात रही हमारी शिक्षा के अधिकार संबंधित। फिर अगला हमारा केस है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य किस तरीके से संबंधित है आर्टिकल 13 से 19 से 21 से और 22 से, ये हम सभी देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, हमें पता है कि आपको इतने सारे केस एक साथ मिल रहे हैं और इतनी सारी जानकारी। तो दोस्तों आप वीडियो में लगातार बने रहिए और हम ऐसे ही सारे केसों को बताएंगे आप सभी को। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय इसने इस बात से संतुष्ट है कि जो निरोध हिरासत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है, तो निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधान के अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 में निहित मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अनुच्छेद 21 में संकीर्ण व्याख्या है। इसका अर्थ यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही राज्य द्वारा स्थापित विधि है। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध। राज्य कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है, ये भी इस मामले में बताया गया। और बताया गया कि ऐसा अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की वजह से ही अमेरिकी संविधान ने वर्णित विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति से भिन्न है। यानी कि इस केस में बताया गया था कि निवारक निरोध जो अधिनियम है वो अगर पहले से हमारे वहाँ कोई विधि है तो वही हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और इस केस में ये भी बताया गया था कि जो हमारे यहाँ संविधान में एस्टेब्लिश बाई लॉ है वो जापान से लिया गया है, और ये जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो उससे एकदम भिन्न है। ये बात भी A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के केस ने बताया गया था। अगला हमारा जो केस है वो है न्यायमूर्ति K.S. पुट्टास्वामी मामला 2017 का मामला। इस मामले पर पैराग्राफ भी एक बार UGC नेट की परीक्षा में पूछा गया है और देखते हैं कि इस मामले में क्या कहा गया। तो दोस्तों आप सभी को मतलब वीडियो समझ में आ रही है, आपको ये कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख के बताना। तो हम देखते हैं जो है न्यायमूर्ति K.S. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामला। इस मामले में क्या कहा गया, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजता के मूल अधिकार, जो निजता का मूल अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय ने MP शर्मा बनाम और खड़क सिंह मामले में दिए गए अपने पूर्ण निर्णय को खारिज कर दिया। और इस मामले में बताया गया कि निजता का जो मूल अधिकार है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और इस मामले को हम जो है आधार कार्ड मामले से भी जोड़ कर देखते हैं, और आधार कार्ड मामले से अगर जोड़ कर ये देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो निजता का अधिकार है उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करने का काम किस वाद में किया गया था, तो K.S. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सभी का मामला है। तो दोस्तों इसको तैयार करके जाना है, इसको नोट कर लेना है, स्टार लगा लीजिए
फिर अगला हमारा मामला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014। 2014 का मामला है। इस मामले में जो है ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके बारे में बात की गई थी। इस मामले को हम सभी लोग देखते हैं कि ट्रांसजेंडर जो लोगों को थर्ड जेंडर माना गया और इस बात की पुष्टि की गई कि मूल अधिकार जो है ट्रांसजेंडर लोगों को भी समान रूप से लागू होते हैं। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के रूप में अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का इनको अधिकार है। और न्यायालय ने कहा कि चूँकि ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि एस जो है ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाता है, इसलिए उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामला जो 2014 का है, इस मामले में थर्ड जेंडर को क्या किया गया, ट्रांसजेंडर को द्वितीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इस मामले में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में क्या है, इनको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरी में आरक्षण देने का भी बात कही गई। तो ये मामला आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी को तैयार करके जाना है। फिर अगला जो मामला है हमारा रामलीला मैदान घटना बनाम भारत संघ अन्य 2014 का यह मामला है। इस मामले में घोषणा की गई कि नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र करने और विरोध प्रदर्शन करने का जो मूल अधिकार है, जिसे मनमानी कार्रवाई का विधायी प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ये बात किसमें कही गई? ये रामलीला मैदान मामले में कही गई। और इस मामले को आप सभी बाबा रामदेव के बुरखा कांड से भी आप सब जोड़ सकते हैं कि जिसमें बाबा रामदेव रात में सो रहे थे और वहाँ की जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई जब की गई तो बाबा रामदेव बुरखा पहनकर वहाँ से भागे हुए थे। और इस केस को इस मामले से भी देखा जाता है कि जीवन के अधिकार में जो फंडामेंटल राइट के अधिकार है वो सोने का अधिकार भी उसमें शामिल है, यानी राइट टू स्लीप की भी बात की गई थी। किस मामले में? और रामलीला मैदान बनाम भारत संघ के मामले में की गई थी। अगला हमारा जो मामला है सब्बू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 का मामला है। सब्बू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ। इस मामले में क्या कहा गया था? इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू को लिंग चयनात्मक निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को स्वतः ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक नोडल एजेंसी का गठन करने का आदेश दिया और सर्च इंजनों को जो है ब्लॉक की जाने वाली वेबसाइट का विवरण उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया था। किस केस में कहा गया था? तो सब्बू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण वाद है वो है दिल्ली में दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध 2017। इस मामले में वायु प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषण या वायु प्रदूषण संरक्षण के उद्देश्य के लिए यह निर्णय लिया गया था। और इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दे दी थी। इससे पटाखा उद्योग के हितों को और जनता के स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया गया था। अगला हमारा केस है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। जाके आप यूजीसी नेट की परीक्षा हो या जुडिशरी की एग्ज़ाम हो, आप जाके देख लेंगे 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा हम सभी देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा, यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा। और इसने सुरेश कुमार कौशल जो 2013 का केस है उस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय को खारिज कर दिया। और LGBT कम्युनिटी है या समुदाय के सदस्यों की संख्या मामूली है, इसलिए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। निजता का अधिकार और लैंगिक उन्मुखता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 21 और 19 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार है। यानी कि किस वाद में, अगर आपसे क्वेश्चन कल पूछा जाए कि किस वाद में निजता का अधिकार और लैंगिक उन्मुखता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 में गारंटीकृत मूल अधिकार है, किस वाद में ये कहा गया? तो ये कहा गया था
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में। अगला हमारा जो केस है वो जोसन साइन बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का मामला। इस मामले में क्या कहा गया था? मामले में कहा गया था व्यभिचार मामला के नाम से, यानी झारखंड का मामले के नाम से भी ये जाना जाता है। इस मामले में लैंगिक समानता वाले प्रश्नों में भी उपयोग किया गया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 497 यानी व्यभिचार को असंवैधानिक करार करते हुए अनुच्छेद 14 और 15 और 21 का उल्लंघन माना। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारा ये बात कही कि यह धारा पक्षपातपूर्ण और महिलाओं की वस्तु और पत्नियों को उनकी संपत्ति के रूप में मानती है, जिसे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद धारा 497 के तहत व्यभिचार के लिए पुरुष को दंडित किया जाता है, जबकि महिलाओं को पीड़ित माना जाता है, लेकिन आपराधिक कानून को लैंगिक तटस्थता का काम करना चाहिए। ये बात किस में कही गई? ये जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2000। ये भी केस बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने अभी पढ़ा था वो केस आपका धारा 377 से संबंधित था, और ये जो केस है वो आपकी धारा 497 आईपीसी से संबंधित है। अगला हमारा जो केस है वो है मजदूर किसान शक्ति बनाम भारत संघ का केस है। मजदूर किसान संघ बनाम भारत संघ का मामला है। इस मामले में क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये सब हम अब लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार को बरकरार रखा, क्योंकि यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, जो शासन में जागरूकता नागरिकों की भागीदारी पर आधारित होता है। यानी जो लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन की बात है उसको फंडामेंटल राइट माना, और इसको लिए माना क्योंकि जो शासन में जागरूकता नागरिकों की भागीदारी पर आधारित होती है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, जो जनता में जागरूकता और नागरिकों की भागीदारी पर आधारित होता है। तो ये किस मामले में कहा गया था? ये मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। अगला हमारा जो मामला है वो है सबरीमाला मंदिर मामला। सबरीमाला मंदिर मामला, इस मामले को किस केस के नाम से जाना जाता है? वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का महत्वपूर्ण 2018 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस है। एक जोसन साहिब का है, एक अरुणन साहब जो ये सबरी मामला है, ये काफ़ी उस समय चर्चा में रहे। इस मामले में क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भक्त के मामले में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर पूजा पाठ का मामला आएगा, भक्ति का मामला आएगा, वहाँ पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बात कही थी सबरी मामला मंदिर मामले में कहा जाता था। लेकिन इस केस का नाम भी कई बार पूछा जाता है, और इंटरव्यू में हमारे कई दोस्त जो गए उन्होंने बोला कि सबरी मामले कि केस का नाम पूछ लिया गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य का जो मामला है, ये सबरी माला मंदिर मामला के नाम से भी जाना जाता है। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भक्त के मामले में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये कहा गया था कि पवित्रता की तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के साथ मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकना संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और ये भी कहा कि अतः ऐसा संविधान अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 17 का उल्लंघन है, और कोई भी रीति रिवाज असंवैधानिक नैतिकता पर प्रधानता का दावा नहीं कर सकता। अगर कोई रूढ़ि प्रथा कोई भी है, वो रीति रिवाज जो है इस तरीके की अगर है, तो वो संविधान के आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, संविधान का आर्टिकल जो 15 जो जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करने की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने की बात करता है, अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और अनुच्छेद जो 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, उन सभी पर ऐसी जो रीति रिवाज है वो उस पर एक तरीके से कलंक है, और इसको किसी भी तरीके से जो है संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है। और इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भक्त के मामले में लैंगिक भेदभाव को हटाया और वहाँ पर महिलाओं को भी पूजा करने का अधिकार प्रदान किया। फिर अगला जो हमारा मामला है उच्चतम न्यायालय ने जो दिया वो कामन काज बनाम भारत संघ का मामला है। कामन काज बनाम भारत संघ का मामला, ये भी 2018 का केस है। 2018 के बहुत सारे निर्णय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण निर्णय हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं।
तो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। न्यायालय ने जो है क्या न्यायालय ने उन्नत चिकित्सा निर्देश को लागू करने को मंजूरी प्रदान की और इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति की गरिमा मृत्यु हो तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इस केस में कहा गया। अगला हमारा जो केस है वो भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष अग्रवाल केस 2019 का मामला है। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI का जो कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आएगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण है और RTI और निजता के बीच संतुलन होना चाहिए तथा सूचना मांगने की प्रक्रिया संतुलित होनी चाहिए। ये भी बात इस मामले में कही गई। यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष अग्रवाल का जो केस है वो CJI के कार्यालय से सूचना जो मांगने का अधिकार है उसके बारे में बात करता है। और इस मामले में कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है वो लोक प्राधिकरण है और इसके लिए क्या कहा गया था इस मामले में कि RTI और निजता के बीच संतुलन होना चाहिए तथा सूचना मांगने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी, संतुलित होनी चाहिए थी। ये बात कही गई थी भारत का उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष अग्रवाल के केस में। अगला हमारा जो प्रमुख केस है वो हम देखेंगे कि DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम लोक शिक्षण निदेशालय 2019। ये मामला क्या कहता है इसके बारे में हम सब बात करते हैं। ये कहता है कि गैर सरकारी संगठन RTI के दायरे में शामिल होंगे, यानी गैर सरकारी जो संगठन है वो क्या होंगे, RTI के दायरे में शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय ने सरकारों से निधियां प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन यानी NGO को RTI अधिनियम के दायरे में शामिल, यानी कि जो है DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम लोक शिक्षण निदेशालय मामला 2019 के मामले में जो NGO है NGO को RTI के दायरे में माना गया। और इस मामले में ये निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय ने कि सरकारों से जो निधियां प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन हैं उनको RTI के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। ये बात कही उच्चतम न्यायालय ने जो है DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम लोक शिक्षण निदेशालय मामला 2019 के मामले में। अगला हमारा दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिए और सारी केसों को आप देखेंगे तो आपकी संविधान की किसी भी पार्ट के केसों की समस्या को आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो से। अगला हमारा जो केस है अरुणाचल गोंडर बनाम जो है पुन्नुस्वामी 2022 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा जो है 14(1) को लागू करने का विधायी उद्देश्य हिंदू महिलाओं की उन सीमाओं को दूर करना है जो विरासत में मिली संपत्ति में पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकती हैं लेकिन केवल आजीवन अधिकार रखती हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुत्री बिना वसीयत के मरने वाले अपने हिंदू पिता की स्व अर्जित संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकती है। ये किस केस में कहा गया, ये अरुणाचल जो है गोंडर बनाम जो है पुन्नुस्वामी मामले में कहा उच्चतम न्यायालय ने। अगला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, आप सब चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला हमारा जो मामला है उसको हम सभी देखते हैं। अगला हमारा जो मामला है वो है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। और एक हमारा जो केस है जो जैकब जो है, एक जो हमारा केस है पहले हम देखेंगे जैकब पुलियल बनाम भारत संघ। जैकब पुलियल बनाम भारत संघ का केस, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि भारत संघ की जो टीकाकरण नीति है वो अनुचित और मनमानी है। भारत न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक अखंडता को संरक्षण प्राप्त है और किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए
हित में व्यक्तिगत अधिकारों पर अनुचित और अनुपातिक सीमाएं लगा सकती है। यानी जैकब जो है पुलियल बनाम भारत संघ 2022 के मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि भारत की टीकाकरण नीति अनुचित और मनमानी है। न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक अखंडता को संरक्षण प्राप्त है और किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत स्वायत्तता में चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार भी शामिल है और सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित और अनुपातिक सीमाएं लगा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती टीका नहीं लगाया जा सकता है। जो टीका लगाने के लिए वो मना कर सकता है क्योंकि उसका वो व्यक्तिगत अधिकार जो आपको मिला है आर्टिकल 21 में अधिकार, वो अधिकार जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अधिकार में टीका न लगवाने का भी अधिकार आपका शामिल है। और ये भी उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा अगर स्वास्थ्य के लिए, अगर लोकहित के लिए वो टीका जरूरी है तो उसके लिए उचित और अनुपातिक सीमाएं लगाकर आपको टीकाकरण किया जा सकता है। तो भैया आप सभी लोग टीकाकरण करवाने के लिए बाध्य नहीं हैं, अब चाहे करवाएं या न करवाएं, ये बात कही गई जैकब पुलियल बनाम भारत संघ 2022 के मामले में। अगला हमारा केस है सुप्रियो बनाम भारत संघ 2023 जो समलैंगिक विवाह से संबंधित मामला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रियो बनाम भारत संघ 2023 का मामला किससे संबंधित है, ये मामला संबंधित है समलैंगिक विवाह मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं है, विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं है और उच्चतम न्यायालय विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने और लिंग तटस्थ कानून बनाने के लिए न्यायिक कानून की प्रक्रिया को नहीं अपना सकता है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को संसद के विचार जो है छोड़ दिया है। यानी कि इस मामले में क्या कहा गया था, सुप्रियो बनाम भारत संघ 2023 के मामले में विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं है, विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं। भाई लोग आप विवाह करें या न करें, कोई फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, ये बात कही गई थी सुप्रियो बनाम भारत संघ 2023 के मामले में। और समलैंगिक विवाह से संबंधित ये मामला है और इस मामले में जो न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम है उसके प्रावधानों को पढ़ने और इससे लिंग तटस्थ कानून बनाने के लिए न्यायिक कानून की प्रक्रिया को नहीं अपना सकता है। यानी न्यायालय जो लिंग तटस्थ कानून नहीं बना सकता है, इसके लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को संसद के विचार छोड़ देना चाहिए। संसद जब चाहे तो समलैंगिक लोग विवाह करें उससे संबंधित कानून बना सकता है, जबकि इसमें न्यायालय ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। ये काम संसद का है तो संसद के ऊपर ये छोड़ दिया। यानी कि कोई अगर लड़का लड़का शादी करना चाह रहा है, लड़की लड़की शादी करना चाह रहा तो इसमें वो शादी करे कोई बात नहीं, वो उसका फंडामेंटल राइट है, विवाह करे या ना करे, लेकिन उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद का है। अगर कल कोई संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो आप सभी को मैं ज़रूर बताऊँगा और आप सभी लोग शादी कर सकते हैं। अगली बात हम बात करेंगे सेल्वी बनाम कर्नाटक 2010 की। दोस्तों बात यह कि इंटरेस्ट लोगों का चेंज हो रहा है। अगर आप सभी चाहते हैं तो कानून बनेगा, संसद में आवाज़ उठाइए आप सभी लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो अगला जो केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का, ये मामला हम ज़्यादातर कहाँ पे पढ़ते हैं, ये एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी इसकी हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये ज़्यादातर एपीओ की एग्ज़ाम में और जुडिशरी की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 बार ये यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को एनालिसिस परीक्षण आत्म परीक्षण का जो अधिकार आत्मदोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है और इसके अलावा इस जो परीक्षणों के परिणामों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे परीक्षण की प्रक्रिया में प्रश्नों के उत्तर देने में उनकी अपनी पसंद नहीं होती है। हालांकि अभियुक्त से डीएनए नमूना प्राप्त करने की अनुमति है। यानी कि नार्को टेस्ट जो हम सभी का किया जाता है, वो जो हमारा आत्म परीक्षण का अधिकार है वो कहीं ना कहीं जो है वायलेट होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर ये जो माना गया था
कि ये जीवन के जो अधिकार का है उल्लंघन है, और इस तरीके से जो डीएनए का नमूना लिया जा सकता है लेकिन नार्को टेस्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से असंवैधानिक है। तो दोस्तों ये रही बहुत सारे केस जो हमारे आर्टिकल जो है हमने बात की 19 से 22 तक जनता के अधिकार से संबंधित था। बहुत महत्वपूर्ण ये केस थे। आप सभी इन केसों को लिख लीजिए और इनको एक तरीके से 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। अगली बात हम करेंगे, वो बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। धार्मिक स्वतंत्रता जो बात की गई है हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो सबसे पहला केस इस पर हम बात करेंगे सफ़ीन जहां बनाम अशोकन के एम केस में 2018 का केस है, जिसे हादिया का जो हादिया का मामला भी कहा जाता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि धर्म चुनने और शादी करने का अधिकार सार्थक अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है, सार्थक अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है, न तो राज्य और न ही पित्त सत्तात्मक वर्चस्व किसी व्यक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसमें धर्मांतरण के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये भी बात उच्चतम न्यायालय ने जो है सफ़ीन जहां बनाम अशोकन के एम मामले में कहा। क्या कहा कि धर्म चुनने और शादी करने का अधिकार सार्थक अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है और न तो राज्य और न ही पित्तात्मक जो वर्चस्व है किसी भी व्यक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप कर देना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे धर्म को चुनकर शादी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरीके से राज्य ना तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना तो उसके मम्मी पापा यानी पितात्मक जो समाज है, जो पुरुषवादी समाज है, जो पापा मम्मी हैं जो इस पर हस्तक्षेप करते हैं, वो किसी भी तरीके से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये कहा गई थी बात, किसने कहा था? तो सफ़ीन जहां बनाम अशोकन के केस में ये बात कहा गया था, और ये बात 2018 का केस है, उसमें बात बताई गई थी। अगला हमारा जो मामला है ट्रिपल तलाक, जो सायरा बानो केस के नाम से जाना जाता है, 2017 का मामला है। ये भी मामला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद करके जाना है। इस केस में क्या बात कही गई थी आप सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग कि इस केस में कहा गया था कि लैंगिक समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता की बात पहली बार इस केस में कही गई थी, और इस केस में न्यायालय ने घोषित किया कि तत्काल 3 तलाक असंवैधानिक है। जो ये ट्रिपल तलाक है वो असंवैधानिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ट्रिपल तलाक किस मामले में असंवैधानिक किया गया था, तो ये सायरा बानो केस में कहा गया था। और जो ट्रिपल तलाक जो है, तलाक के बिद्दत इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं है, और इसे अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध थी, जो समानता के अधिकार को गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तत्काल यानी ट्रिपल तलाक, तत्काल तलाक, 3 तलाक देने वाले मुस्लिम पति को 3 साल तक का कारावास हो सकता है, और इस प्रकार 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में रखा गया। यानी पहली बार ये माना गया था ट्रिपल तलाक जो मामला है, ये सायरा बानो केस के नाम से जाना जाता है, 2017 का ये मामला है। इस मामले में जो है लैंगिक समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता की बात देखने को आती है, और इस मामले में जो है 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था, और इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया, और उसके तहत इसको संरक्षित नहीं किया गया, क्योंकि ये ऐसा जो मामला था ये जो है अनुच्छेद 14 के विरुद्ध था, जो समानता के अधिकार के विरुद्ध बात करता था। अगला हमारा केस है शाहबानो केस, जो 1985 का मामला है, जिस केस को भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी को AIR याद करके जाना है। शाहबानो और सायरा बानो आप दोनों लोग मिक्स कर देते हैं। तो सायरा बानो केस 2017 का है, जो ट्रिपल तलाक से संबंधित है, और शाहबानो जो केस है वो गुजारा भत्ता से संबंधित है, यानी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से संबंधित केस है। क्लियर? तो उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित महिला के पति को शाहबानो का गुजारा भत्ता देने के लिए इसमें निर्देश दिया था, और उस समय सरकार ने न्यायालय ने निर्देश को निष्प्रभावी करने के लिए मुस्लिम विवाह यानी तलाक अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया था, और इस अधिनियम के तहत भरण पोषण भुगतान को इद्दत
अवधि तक यानी तलाक के 3 महीने तक की प्रतीक्षा तक सीमित कर दिया था। यानी उच्चतम न्यायालय ने सायरा बानो का केस के माध्यम से जो है गुजारा भत्ते के अधिकार पीड़ित महिला को उसके पति के द्वारा दिए जाने की बात कही थी। लेकिन इस मामले के प्रभाव, इस मामले में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस मामले को प्रभाव को क्या है नष्ट करने के लिए उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसने जो क्या किया, मुस्लिम विवाह तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। और क्योंकि उस समय मुस्लिम समाज का प्रेशर आ गया था और प्रेशर के कारण क्या किया था, तत्कालीन सरकार ने ये एक्ट लाया और इस एक्ट के द्वारा ये नियम बना दिया कि भरण पोषण भुगतान को इद्दत अवधि तक केवल 3 महीने तक ही क्या करेगा, यानी प्रतीक्षा की अवधि तक ही क्या करेगा, पति करेगा। और उसके बाद अगर उसको भरण पोषण, उसका अपना लालन पोषण नहीं कर पाती है तो उसका बेटा दे देगा, रिश्तेदार दे देंगे, वक्फ बोर्ड देंगे, लेकिन पति नहीं देगा। यानी ऐसी बहुत सारी बातें थी जो सरकार प्रेशर में आके काम करती थी। वर्तमान में आपने देखा होगा कि सरकार हमारी ऐसी मजबूत सरकार है जो इस तरीके की जो भी बातें थी उन पे अगर कोई कानून बनना चाहिए तो प्रेशर में ना आकर मजबूती के साथ फैसला ले रही है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए। तो अगली बात हम करेंगे, जो अगला जो मामला है, जो सिरूर मठ मामला 1954 का मामला है, जिसमें अनिवार्यता का सिद्धांत दिया गया था। अनिवार्यता का सिद्धांत में क्या है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म शब्द के अंतर्गत किसी भी धर्म से संबंधित सभी अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल होंगी तथा उसने धर्म की आवश्यक तथा अनावश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अपने अधिकार क्षेत्र में समाहित की गई है। ये किसमें बात की गई था, तो ये सिरूर मठ मामले 1954 में बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी, अनिवार्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और इस सिद्धांत में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि धर्म शब्द के अंतर्गत किसी धर्म से संबंधित सभी अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल होंगी तथा उसने धर्म की आवश्यक और अनावश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अपने अधिकार क्षेत्र में समाहित की गई। ये बात कही गई थी सिरूर मठ मामले में। ये भी इम्पोर्टेंट केस आपका है। और अगला जो हम केस पढ़ेंगे वो देखते हैं। अगला केस है एहसात सिफा बनाम कर्नाटक राज्य। एहसात सिफा बनाम कर्नाटक राज्य जो हिजाब मामले संबंधित है। आपसे क्वेश्चन अगर कल पूछा था कि जो हिजाब मामला जो कर्नाटक का चालू हुआ था, एक मुस्लिम लड़की के द्वारा हिजाब पहनना और यूनिवर्सिटी और के द्वारा विरोध करना, वो मामला किस नाम से जाना जाता है, तो एहसात सिफा बनाम कर्नाटक राज्य 2022 का मामला है। बहुत ही ज़्यादा उस समय हमारी जो आजकल की जो गोदे मीडिया है, जो फैको मीडिया है, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर की थी। आप सभी को मामला याद होगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि इस मामले के नाम से ये केस कोर्ट में फाइल किया गया था। तो एहसात सिफा बनाम कर्नाटक राज्य का यह मामला है जो हिजाब मामले के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने 13 अक्टूबर 2022 को एक विभाजित फैसला सुनाया और ये एक न्यायाधीश धर्मनिरपेक्षता का मतलब एकरूपता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब इसमें बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब एकरूपता है। हिजाब से छात्रों का एक जो है समरूप समूह के निर्माण का अवसर पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा, ऐसी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अन्य न्यायाधीश जो हैं वो क्या कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब विविधता के प्रति सहिष्णुता है। स्कूल गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना निजता और जो है गरिमा का उल्लंघन है। और कहा गया कि अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है ताकि वह निर्णय ले सके कि इस मामले को 3 न्यायाधीशों वाली पीठ को भेजा गया। और यह न्यायाधीश जो है एक तरीके से हिजाब का जो मामला है वो किससे संबंधित है, एहसात सिफा बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है। तो ये केस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए आप सभी। अगली हम बात करेंगे, अगला जो बात करेंगे वो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार पर बात करेंगे, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक बात की गई है, 29 to 30 तक बात की गई है। यहाँ पे हम बात करेंगे। ये बात क्या होगी, ये पहले इस पर केस है डॉक्टर TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का मामला है। ये केस बहुत बार पूछा गया UGC नेट की परीक्षा में। आप सभी 2009 से लेकर 2024 तक जब केस सॉल्व करेंगे जो वहाँ पे क्वेश्चन, तो ये केस आप कम से कम वहाँ पे 4 से 5 बार देखेंगे। ये केस है जो है
TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजी संस्थानों पर सरकारी विनिमय की रूपरेखा निर्धारित की थी और जहां तक विधियों एवं विनियमों की संवैधानिकता का प्रश्न है, यह अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए है। अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार पूर्ण अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना है तथा नियम और विनियम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक समान रूप से लागू हो गए। अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन को अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये बात कही गई थी TM पाई के केस में, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में। तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित कौन सा केस है, तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। अगला हमारा केस है मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया था और इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं? अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार है, यानी कौन उस पर शासन करेगा उसको चुनने का अधिकार है, और शिक्षक स्टाफ और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्त करने का अधिकार है, और योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने और उचित शुल्क संरचना निर्धारण करने का भी अधिकार है, और संस्था की संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग करने और लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार है। ये बात कही गई थी मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में। अगला हमारा जो बात करेंगे हम, जो मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों मामलों पर जो केस आए हैं उन पे हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होंगे और इन सभी को आप सभी गंभीरतापूर्वक लेंगे और इनको आप क्या करेंगे, नोट भी अपनी नोटबुक में करेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे हम मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व के मामलों पर। तो पहला केस है जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों पर है, वो चंपक दुरई राजन केस 1951 का मामला है। ये केस आप उठा के देख लेंगे, जुडिशरी के एग्ज़ाम से लेकर UGC नेट, LLM एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस, कम से कम ये 50 बार केस पूछा गया होगा। चंपक दुरई राजन केस 1951। ये उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में मूल अधिकार ही मान्य होंगे। यानी अगर कभी भी मूल अधिकार और जो है DPSP में अगर टकराव होगा तो टकराव की स्थिति में मूल अधिकार ही मान्य होंगे, ये बात कही गई थी चंपक दुरई राजन केस में। और इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व किसी भी तरह से संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी कृत मूल अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो DPSP में जो अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये बात कही गई थी चंपक दुरई राजन केस में। ये मामला है 1951 का। अगला हमारा मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। इसने सरकार को संविधान में संशोधन करने की शर्त के लिए मजबूर किया था। यानी इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट जो है आपके वो नहीं कम किए जा सकते हैं। ये बात कही गई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। अगला हमारा केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। 1980 का मामला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को रद्द कर दिया और इसे मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। और इस मामले में क्या कहा कि मूल अधिकारों को राज्य की क्या कहा, मूल अधिकारों को, दोस्तों एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं डिलीट कर लूँ। हाँ, तो दोस्तों इसमें क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाग 3 और भाग 4 DPSP का अस्तित्व संतुलन पर आधारित है और किसी एक दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देने से संविधान का सामंजस्य जो है
जो प्रभावित होगा। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को प्राथमिकता देंगे, डीपीएसपी पे फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देंगे, तो जो संविधान में जो सामंजस्य है वो प्रभावित होगा। और इस केस में कहा गया कि मूल अधिकारों और राज्य के निर्णय शक्तियों के बीच टकराव नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और राज्य की निर्णय तत्वों के बीच कोई टकराव नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये किस प्रमुख वाद में कहा गया था? तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। क्लियर हुआ सभी दोस्तों को? तो अगला जो हमारा केस है वो हम सभी देखते हैं। अगला केस हमारा है वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। ये मामला जो है, अब ये हम जो मामले पढ़ेंगे ये संघवाद से संबंधित है। और इस मामले में क्या कहा गया था? इस मामले में कहा गया था कि उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसकी बात करी गई थी। और इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दिल्ली की नव निर्वाचित जो सरकार को उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सूचित करने की आवश्यकता है। न्यायपीठ ने संवैधानिक व्यवहारिकता का आह्वान करते हुए और शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली की उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल जैसा नहीं है, बल्कि वह सीमित अर्थों में प्रशासक है जो उपराज्यपाल के पद के साथ काम करता है। ये बात कही गई थी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र बनाम भारत संघ के मामले में। अगला हमारा केस है एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का मामला है। 1994 का केस है। 1994 का केस है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संघवाद संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, इसलिए राज्य का ध्वज अनाधिकृत नहीं है, लेकिन जिस रीति से राज्य का ध्वज फहराया जाता है उसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। यानी कि ये केस किससे संबंधित है? संघवाद से संबंधित है। और इस केस में कहा गया था, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ के केस में कहा गया था कि संविधान जो संघवाद है संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, इसलिए राज्य का ध्वज अनाधिकृत नहीं है। अगर राज्य का कोई ध्वज है वो अनाधिकृत नहीं है, लेकिन जिस रीति से राज्य का ध्वज फहराया जाता है उससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। ये भी बात कही गई थी। ये बात कही गई थी एसआर बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में। अगला हमारा जो मामला है जो हम बात करेंगे वो बच्चों और महिलाओं का यौन शोषण से संबंधित मामले हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला केस है इस पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997। ये भी केस आपसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में हो या आपसे इंटरव्यू में हो या जुडिशरी की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। तो इस केस को हम सभी देखते हैं। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न का निवारण तुरंत सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता के साथ साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य का मामला किससे है, तो ये जो मामला है ये यौन उत्पीड़न का निवारण से संबंधित है। और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यौन निवारण तुरंत सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता के साथ साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था और इसे विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। जिन्हें जो समुचित कानून बनाए रखने जाने का कानून भी बना रहे और यौन उत्पीड़न के जो परिणाम स्वरूप लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 के 6 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों को स्पष्ट उल्लंघन है। संसद ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया जिसका उद्देश्य था महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न से बचाना। यानी विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला, ये विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी ये केस जाना जाता है। और इसमें जो है समुचित सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि यौन कार्यस्थल पर जो महिलाएं जो काम करती हैं उनसे संबंधित कुछ नियम सरकार बनाए। और इस केस के बाद जो सरकार ने कानून बनाया वो पास किया, वो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 इसी के आधार पर बनाया गया। ये दोस्तों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा जो केस है
जो है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एवं अन्य बनाम एलन जॉन वाटर्स एवं अन्य 2000 जो है 11 का मामला है। ये बाल यौन शोषण केस 2011 का वाला मामला के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में यह देखते हुए कि बच्चों का यौन शोषण सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए और अपेक्षित या अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा अपराधी किशोरों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय के लिए किशोर न्याय अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। निर्भया केस 2013 का मामला है, 2013-14 के आसपास का ये मामला है और इस केस में क्या कहा गया ये हम देखते हैं। तो ये जो केस है, इस केस में बात की गई थी भविष्य में यौन अपराधों से अधिक सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संशोधन का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया था और अपराध की गंभीरता के अनुरूप कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी और 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्कों के तरह मुकदमा चलाया जा सके और किशोर न्याय अधिनियम में भी संशोधन किया गया था। किस केस के मामले के बाद ये सारे संशोधन हुए, तो निर्भया केस के मामले से ये सारी बातें निकल के आई थी। अगला हमारा मामला है रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 का मामला है। इस मामले में क्या हुआ था दोस्तों, देखते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है निर्णय के परिणाम स्वरूप सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को उनके सेवा के वर्षों की संख्या की परवाह किए बिना स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था। किस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था कि सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों की संख्या की परवाह किए बिना स्थायी कमीशन प्रदान किया था। ये किस मामले में प्रदान किया था, तो ये मामला था रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 का मामला था। अगला हमारा जो मामला है झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय 2022। झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय बनाम 2022। ये भी 2-3 बार जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसको भी इम्पोर्टेंट आप सभी लगा लेंगे। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने लिल्लू बनाम हरियाणा राज्य 2013 के मामले को दोहराया और माना कि 2 फिंगर टेस्ट पर महिला का निजता, अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। यानी 2 फिंगर टेस्ट मामला किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को याद करके जाना है। झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय 2022 का मामला है और 2 फिंगर टेस्ट महिला की निजता, अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, ये उच्चतम न्यायालय ने माना। और किस बात को दोहराया है, तो लिल्लू बनाम हरियाणा राज्य 2013 के मामले को दोहराया है। तो ये 2 फिंगर टेस्ट के नाम से भी इस केस को जाना जाता है, झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय। तो अगली हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पे संबंधित केस आप बात करेंगे वो है राज्यपाल की भूमिका से संबंधित।